स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जिसकी कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बुद्धू लड़के की है जिसे लोग मूर्ख समझते थे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही बड़ा सोच रखा था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने जाता है तो उसे एक ऐसी जादुई मछली मिलती है जो उसकी कोई भी 3 विश पूरी कर सकती है। और यहीं से उस लड़के की असली किस्मत की कहानी शुरू होती है, जहाँ हर विश के साथ उसका सफ़र आसान तो होता, लेकिन जिंदगी थोड़ी और उलझती गई। अब वह जादुई मछली एक लड़की बनकर किस तरह से उसका साथ देती है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों में बसे एक देश से, जहां मछलियों का राजा अपने वफादार मेंढक से पूछता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूं वह कहाँ गायब हो गई। मेंढक डरते हुए बोला, महाराज उसका तो कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये सुनकर राजा गुस्से में कहता है, इस दुनिया के हर कोने में जाकर उसकी तलाश शुरू करो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें रूस के एक छोटे से बर्फीले गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ एक अंधे लोहार का घर होता है। घर के अंदर उसका बेटा एमिलिया सोया हुआ था, जिसे उसका डॉगी आकर जगाता है। एमिलिया दिल का साफ और थोड़ा भोला भाला लड़का होता है। फिर वो जैसे ही चुपचाप अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके पिता फर्नेस पर काम करते हुए समझ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुझे भी ये लोहार का काम सीख लेना चाहिए, आखिर में कब तक जिंदा रहूंगा। एमिलिया कहता है, ठीक है बाबा, मैं जल्दी सीख लूंगा। फिर उनके कहने पर वो मछलियां पकड़ने के लिए एक बाल्टी और कांटा लेकर बर्फ से जमी हुई नदी की तरफ निकल जाता है और एक जगह पर बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पानी फुवारे की तरह ऊपर उठता है और उसी के साथ एक मछली उसकी बाल्टी में आ गिरती है। एमिलिया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि आज तो बिना ही कोशिश किए खाने का इंतजाम हो गया। फिर वह घर लौट आता है और मछली पकाने की तैयारी शुरू करने लगता है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। एमिलिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये मछली तो बोल सकती है। मछली कहती है कि अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर दूंगी। एमिलिया को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो अपनी पहली विश मांगता है कि काश मैं बिना अपनी भट्टी छोड़े पूरा शहर घूम पाता। इतना कहते ही घर अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे पूरा घर ऊपर उठ जाता है। एमिलिया डर जाता है और देखते ही देखते उसकी भट्टी एक गाड़ी की तरह चलने लगती है और वे सचमुच पूरे गांव से बाहर निकल आता है। मछली कहती है, जैसा तुमने कहा था कि बिना भट्टी छोड़े तुम घूमना चाहते हो, इसलिए भट्टी भी तुम्हारे साथ जा रही है। एमिलिया यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पहली विश पूरी हो गई है। फिर एक जगह पर रुकने के बाद ठंड की वजह से उसके मुंह से निकलता है, काश चारों ओर हरियाली के साथ मौसम हल्का थोड़ा गर्म होता। और इतना कहते ही बर्फ के बीच हरियाली फैल जाती है और ठंड की जगह पर हल्की गर्म हवा चलने लगती है और नीचे की बर्फ पिघलकर एक नदी निकल आती है। मछली कहती है कि अब तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी हैं और बस एक बाकी रह गई है। अब एमिलिया सोच में पड़ जाता है कि उसने अपनी 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दी। मछली कहती है कि हर इंसान वही मांगता है जो उसकी सोच की हद में होता है। इसके बाद एमिलिया मछली को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक कुछ लुटेरे आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके हाथ से बाल्टी छीनने लगते हैं। एमिलिया मछली को बचाने के लिए बाल्टी लेकर भागने लगता है और सारे लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उनसे बचते हुए उस मछली को नदी में छोड़ देता है ताकि वे सुरक्षित रहे। पर लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और गुस्से में आकर उसे एक पेड़ से उल्टा लटकाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की वहां आती है और रस्सी खोलकर एमिलिया को नीचे उतारती है। एमिलिया पहले उसे पहचान नहीं पाता और उसका नाम पूछने पर वो अपना नाम वासिलिसा बताती है। तभी एमिलिया उसके कंधे पर चमकता हुआ स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही जादुई मछली है जिसे उसने पानी में छोड़ दिया था। वह फौरन उसका स्कार्फ ले लेता है ताकि वो कहीं भाग न सके और कहता है कि मेरी आखिरी विश अब भी बाकी है, जिसका इस्तेमाल मैं सही वक्त आने पर करूंगा। वासिलिसा उससे पूछती है कि अब आगे क्या करना है, तो वह जवाब देता है कि मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी एनफिसा से शादी करना चाहता हूं और इसके लिए मैं कोई विश न मांगकर खुद मेहनत करूंगा जिसमें तुम मेरा साथ दोगी। और वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें राजा का शानदार महल दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी एनफिसा की नौकरानी आकर बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत शादी का न्योता लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर एनफिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ही किसी अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बैठ जाती है। राजदूत आकर राजकुमारी को खुश करने के लिए एक अम्ब्रेला तोहफे में देता है, लेकिन राजा को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे और वे चाहते थे कि उनकी बेटी किसी सच्चे और नेक दिल इंसान से शादी करे। लेकिन राजा के मना करने से पहले ही राजदूत कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उधर एमिलिया और वासिलिसा भी महल की दीवारों के पास पहुंचकर चुपके से ये सब देख रहे थे। राजदूत राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि महाराज, ये यंत्र अपने आप ही संगीत बजाता है, लेकिन असल में उसके अंदर उसी का एक आदमी छुपा होता है जो बटन दबाते ही संगीत बजाता है। मगर राजा उससे कहता है कि हमें ऐसी किसी भी मशीन की जरूरत नहीं। पर राजकुमारी एनफिसा उस अंग्रेज पर फिदा हो चुकी थी और राजा समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं। तभी एमिलिया दौड़ता हुआ आकर कहता है कि महाराज, राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा यंत्र लाऊंगा जो बस बोलने से ही संगीत बजा देगा। राजा खुश होकर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो जो तुम चाहो मांग लेना। एमिलिया तुरंत उनसे पूछता है, क्या आप मेरी शादी राजकुमारी से करा देंगे।
राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर तुम कामयाब हुए तो मैं जरूर शादी करवा दूंगा। पर राजकुमारी उस अंग्रेज से शादी करने के लिए अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने नौकरों से कहते हैं एमिलिया को नए कपड़े और जूते दे दिए जाएं ताकि वो अपने सफर पर निकल सके। एमिलिया बहुत खुशी से बाहर आकर वासिलिसा को सारी बात बताता है। वासिलिसा कहती है कि ये यंत्र इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। ये यंत्र अंधेरे जंगल में एक खतरनाक बिल्ले के पास है, जो भी उसे लेने के लिए गया कभी लौट कर नहीं आया। एमिलिया थोड़ा डरता है, पर वे इस यंत्र को पाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता था। वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों उस अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वो बिल्ला बहुत खतरनाक है। अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो सामने वाला इंसान नाचते नाचते थक कर गिर जाता है और वो बिल्ला उसे खा जाता है, और अगर वो गम का गाना बजाता है तो सुनने वाला रोते रोते सो जाता है और तब भी उसका वही अंजाम होता है। अब एक जगह पर पहुंचने के बाद वासिलिसा कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, जिसके बाद एमिलिया अकेले ही उस डरावने जंगल में आगे बढ़ता है जहाँ चारों तरफ हड्डियां और कंकालों के ढेर पड़े होते हैं। फिर अचानक एक आवाज आती है कि ये जो कंकाल पड़े हैं ये उन्हीं के हैं जो मेरे संगीत यंत्र को लेने के लिए आए थे, क्या तुम्हें भी वही चाहिए? एमिलिया बिना डरे जवाब देता है कि हाँ। बिल्ला हंसते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम मेरा गाना सुनकर खुद पर काबू रख सको तो ये यंत्र तुम्हारा हो जाएगा। अब बताओ गम का गाना सुनोगे या खुशी का? एमिलिया गम का गाना चुनता है तो बिल्ला यंत्र बजाकर गाना गाने लगता है। बिल्ला खुश हो रहा था कि एमिलिया के सोते ही वह उसका शिकार करेगा, पर हैरानी की बात यह हुई कि एमिलिया बस थोड़ा रोता और फिर गाने की आगे की लाइन गाने लगता है। बिल्ला हैरान होकर पूछता है तुम्हें ये कैसे पता? एमिलिया मुस्कुराते हुए कहता है मेरी माँ बचपन में मुझे यही गाना सुनाती थी, इसलिए मुझे इससे ज्यादा असर नहीं हुआ। अब शर्त के मुताबिक बिल्ला हार जाता है और उल्टा वे खुद ही रोने लगता है कि अगर तुम ये यंत्र लेकर चले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सुनकर एमिलिया अपना थैला खोलकर बिल्ले को खाना देता है। पहली बार पेट भरकर खाना खाने के बाद खुश होकर कहता है अब ये यंत्र तुम्हारा हुआ और आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। दूसरी तरफ नदी के किनारे बैठी वासिलिसा इंतजार कर ही रही थी। तभी वे मछली राजा का जासूस मेंढक आकर कहता है मछली राजा आपसे शादी करने के लिए हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वे गुस्से में इनकार कर देती है कि जाकर कहो मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। तभी एमिलिया वहाँ बिल्ले और यंत्र के साथ पहुँच जाता है और मेंढक की सारी बातें सुन लेता है। वासिलिसा उस यंत्र के मिलने पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में एमिलिया उस मछली राजा के बारे में पूछता है तो वासिलिसा कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं वहां से चली आई थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम राजा के महल को देखते हैं जहाँ इंग्लैंड का राजदूत इस बार पहचान बदलकर इटली का राजदूत बनकर आया होता है। राजकुमारी एनफिसा उसे पहचान कर खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वे राजा से एनफिसा के हाथ मांगे एमिलिया वहाँ बिल्ले और जादुई यंत्र के साथ पहुंच जाता है और बिल्ले से कहता है चलो खुशी का गाना बजाओ। और जैसे ही संगीत बजता है दरबार में मौजूद राजा से लेकर सारे लोग नाचने लगते हैं और नाचते नाचते खुद को रोक नहीं पाते, और जब सब बेहाल होकर जमीन पर गिरने लगते हैं तभी एमिलिया बिल्ले से कहकर गाना रुकवाता है। ये सब देखकर राजा हैरानी से कहते हैं कि ये तो बहुत कमाल का यंत्र है, मैं बहुत खुश हूँ और अब ये बिल्ला और यंत्र हमारे महल में ही रहेंगे। एमिलिया राजा को शादी की शर्त याद दिलाता है तो राजा खुशी से मान जाते हैं, पर एनफिसा अब भी उस अंग्रेज से ही शादी करना चाहती थी। वह एमिलिया से कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ ऐसा साबित करो जिससे दिखे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और वह काम क्या होगा मैं कल बताऊंगी। भोला भाला एमिलिया उसकी बातों में आकर मुस्कुराते हुए उसकी शर्त के लिए राजी हो जाता है। फिर वे वासिलिसा के पास जाकर उसे बताता है कि राजकुमारी शादी के लिए मान गई है, पर उसके लिए मुझे एक और नया काम करना पड़ेगा। वासिलिसा मुस्कुराते हुए उसे बधाइयां देती है, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी एक नई चाल चलती है। वह महल के एक अंधेरे कमरे में जाती है और वहां एक रहस्यमय कुर्सी पर अपनी माँ की शैतानी आत्मा को बुलाती है। आत्मा सामने हाजिर होते ही एनफिसा कहती है कि मैं उस एमिलिया को ऐसा काम देना चाहती हूँ जिससे वह कभी भी पूरा ना हो पाए और मुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसे एक मुश्किल काम बताती है। फिर अगले दिन दरबार में राजदूत राजा को एक मशीन दिखाता है और कहता है इस मशीन का नाम है आधुनिक मिक्सर मशीन। इस पर सब्जी डालो तो वह अपने आप ही कट जाएगी और फल डालो तो खुद ब खुद जूस निकल आएगा। असल में इसके अंदर भी एक आदमी छिपा होता है जो ये सब कर रहा होता है, पर बाहर से देखने पर ये एक जादुई मशीन लगती है। इसी बीच एनफिसा राजा के पास आकर बोलती है क्या एमिलिया कोई ऐसी चीज लाकर दे सकता है जो खुद ही खाना परोस दे। राजा कहते हैं कि ऐसे जादुई मेजपोश तो कहानियों में ही सुना है, पर कभी ऐसा देखा नहीं। एनफिसा चालाकी खेलती है और कहती है कि अगर एमिलिया वो जादुई मेजपोश ला दे तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब राजकुमारी की नई शर्त के मुताबिक एमिलिया और वासिलिसा उस जादुई मेजपोश की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा बताती है कि वे मेजपोश सीटसर और आफानासी नाम के दो भाइयों के पास है, और वे बताती है कि कई साल पहले वो दोनों भाई गांव छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में रहने चले गए थे। उन्हें बैठे बैठे खाने पीने की चीजें मिल जाती थी,
इसलिए वे इतने आलसी हो गए थे कि अब चल फिर भी नहीं सकते। इसी तरह से बातें करते हुए वे दोनों एक बुजुर्ग कपल के घर में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। घर बहुत साधारण होता है लेकिन उनमें सच्चा प्यार होता है। फिर वहाँ से निकलते हुए वासिलिसा मुस्कुराकर कहती है कि दो लोगों में प्यार सुई और धागे की तरह होना चाहिए, जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। आगे बढ़ते हुए दोनों हरे भरे खेतों से गुजरते हुए आखिर उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच वो दोनों मोटे मोटे भाई अपने सामने जादुई मेजपोश लगाए बैठे होते हैं। उनके बोलते ही जादुई मेजपोश पल भर में बहुत सारे स्वादिष्ट खाने से भर जाता है और वो दोनों मन भर के खाना खाते हैं। दूर से एमिलिया और वासिलिसा ये सब देख रहे होते हैं और जब दोनों भाई खाते खाते थक जाते हैं तो एमिलिया उनके पास आता है और कहता है, ये मेजपोश मुझे दे दो। ये सुनकर दोनों गुस्से में उसके सर पर नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब एमिलिया को उठाने के लिए वासिलिसा वहां आती है और दोनों से कहती है कि एक बार अपना चेहरा पानी में देखो। उसके कहने पर जब दोनों अपनी शक्ल पानी में देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सालों से सिर्फ खाते पीते रहने की वजह से दोनों भाई भैंसों की तरह मोटे हो चुके थे। अब वह खुद पर अफसोस करते हुए वासिलिसा से पूछते हैं कि हम कैसे पहले की तरह बन सकते हैं। वासिलिसा कहती है, अगर सच में ऐसा चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना होगा। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों कभी भी मेहनत नहीं कर पाओगे। ये सुनकर दोनों भाई शर्मिंदगी से कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, तुम इसे ले जाओ। अब वासिलिसा वे मेजपोश ले लेती है और एमिलिया को किसी तरह से लेकर वहां से निकल जाती है। अब एमिलिया को होश आ जाता है और वह मेजपोश देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि आखिर उसने अपनी शर्त को पूरा कर लिया है। वापसी के रास्ते में जब एमिलिया फूलों के बगीचे से राजकुमारी के लिए फूल तोड़ने लगता है तो वासिलिसा कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एनफिसा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो हर बार तुम्हें ऐसे काम देती है जिन्हें तुम कर ही ना सको। लेकिन एमिलिया अपनी मासूमियत में कहता है, नहीं, एनफिसा ऐसी नहीं है। बस एक बार मैं ये काम पूरा कर लूँ, सब ठीक हो जाएगा। एमिलिया की दिल की अच्छाई देखकर वासिलिसा उसके प्यार में पड़ जाती है, पर वे चाहकर भी दिल की बात नहीं कह पाती। इसके बाद एमिलिया जब जादुई मेजपोश के साथ राज्य में पहुंचता है तो सब लोग खुश होकर उसके लिए नारे लगाने लगते हैं। राजा गर्व से कहता है कि देखो, अब ये लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुका है। लेकिन एनफिसा के चेहरे पर गुस्सा साफ छलकता है। वे फिर से अपनी माँ की आत्मा से पूछती है, अब क्या करूं? तो वे डरावनी मुस्कान के साथ एक भयानक योजना बनाती है। फिर अगले दिन दरबार में एनफिसा सबके सामने कहती है, मैं एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वे अंधेरी दुनिया जाकर मेरी माँ से मेरी शादी की इजाजत लेकर आए। राजा ये सब सुनकर शौक हो जाता है, क्योंकि अंधेरी दुनिया से जिंदा लौटना नामुमकिन था। लेकिन एमिलिया अपनी आदत के मुताबिक बिना सोचे समझे ही उसे हाँ कर देता है। फिर वो वासिलिसा से मिलता है और वो उसे समझाती है कि वहाँ जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा है। एमिलिया मुस्कुराता है और कहता है कि मौत से क्या डरना जब नियत साफ हो। फिर अगले दिन वहाँ से निकलकर सबसे पहले वो अपने अंधे पिता से मिलने के लिए जाता है। पिता उसकी आवाज सुनकर कहता है कि बेटा तू जिंदा है, मैं तो तुझे ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं पाती। ये सुनकर एमिलिया की आंखें भर आती हैं। वह अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर आगे निकल पड़ता है। अब रास्ते में वो वासिलिसा से कहता है कि मैंने 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दी हैं, पर अब तीसरी विश से इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता फिर से देख सकें। ये सुनते ही वासिलिसा के जादू से उसके पिता की आंखों में रोशनी फिर से लौट आती है। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां से उनको सफर शुरू करना था। अब एमिलिया वे मछली वाला स्कार्फ वापस लौटाकर वासिलिसा को आजाद कर देता है, क्योंकि उसकी 3 विश पूरी हो चुकी थी। लेकिन वासिलिसा कहती है कि मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम दोनों सुई धागे की तरह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और एमिलिया इस इशारे को समझ नहीं पाता और फिर दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब नदी में थोड़ा आगे और बढ़ते हुए चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं। वासिलिसा कहती है कि यहीं से अंधेरी इलाका शुरू होता है। फिर दोनों नाव रोककर एक घाटी में उतरते हैं। तभी इस इलाके के रक्षक की आवाज सुनकर एमिलिया घबरा जाता है, लेकिन वासिलिसा कहती है कि ये मेरे साथ आया है पिताजी। एमिलिया ये सुनकर चौंक उठता है, कहता है कि ये तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? और रक्षक कहता है कि हाँ, मैं इसका पिता हूँ। मैंने ही इसे एक सच्चे साथी की तलाश में मछली से इंसान बनाया था। अब वासिलिसा अपने पिता को सब कुछ बताती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है। सब कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं कि रानी ने लालच और सत्ता के लिए निर्दोषों को सताया था, इसलिए उसे अभी तक भूखा रखा गया है। वो रानी की आत्मा को बुलाते हैं और वो आत्मा अपने भयंकर रूप में सामने आती है। एमिलिया आगे बढ़कर उस रानी से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने की इजाजत लेने के लिए आया हूँ। लेकिन रानी की आत्मा कहती है, मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। ये देखकर वासिलिसा के पिता रानी से कहते हैं कि तुम सदियों से भूख की सजा झेल रही हो, अगर शादी की इजाजत दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना खाने के लिए दे सकता हूँ। खाना अपने सामने देखकर वो रानी खुद को रोक नहीं पाती और शादी के लिए इजाजत दे देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम राजमहल को देखते हैं, जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक मेज पर रखी हुई ट्रे से धुआं निकलना शुरू होता है और रानी की आत्मा वहाँ आ जाती है और सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी के लिए इजाजत देती हूँ। राजा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एमिलिया ने सच में वो कर दिखाया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन एनफिसा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इधर अंधेरी दुनिया में वासिलिसा अपने पिता को शुक्रिया अदा कर रही होती है और फिर एमिलिया के साथ वापस लौटने लगती है।
रास्ते में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम भी पूरा हो गया है, जिससे तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी और अब तो तुम मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को हर जादुई याददाश्त गंवानी पड़ती है। एमिलिया दिल से कहता है कि मैं तुम्हें भूल पाना मेरे बस की बात नहीं और ना ही मैं तुम्हें कभी भूलना चाहता हूँ। उधर एनफिसा गुस्से में उस कमरे में आती है और उस रहस्यमय कुर्सी को तोड़ने लगती है। माँ की आत्मा उसे रोक कर कहती है, मुझे मजबूरी में एमिलिया को इजाजत देनी पड़ी। वह अकेला नहीं था, उसकी सारी कामयाबियां एक जादुई मछली की बदौलत हैं और तुम जानती हो कि हमारे राज्य में जादू का इस्तेमाल करना मौत की सजा है। ये सब सुनकर वो समझ जाती है कि अब उसे एमिलिया के साथ क्या करना है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और नाव भी किनारे पर आ जाती है, पर एमिलिया की आंखें खुलते ही उसके दिमाग से वासिलिसा से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं और वह वासिलिसा को पहचान भी नहीं पाता। वासिलिसा कहती है कि मैं बस एक नाविक जो तुम्हें नदी पार करवा रही थी। एमिलिया नाव से उतरकर जाने लगता है, पर उसे लगता था कि जैसे वो अपनी बहुत जरूरी चीज भूल गया हो। फिर वह एनफिसा के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन अब मुझे शायद किसी और से प्यार हो गया है। एनफिसा चालाकी से पूछती है, क्या तुमने ये सारे काम अकेले ही पूरे किए हैं? एमिलिया कहता है कि नहीं, शायद हर बार किसी जादुई शक्ति ने मेरी मदद की है। ये सुनते ही एनफिसा सैनिकों को बुलाकर एमिलिया को पकड़ने का आदेश देती है और फिर अगले दिन सबके सामने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और ऐलान किया जाता है कि एमिलिया ने राजकुमारी को पाने के लिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एमिलिया बहुत दुखी होता है कि जिसे पाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी, वही उसे मारना चाहती है। राजा मजबूर होकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सैनिक गोलियां चलाने वाले होते हैं तभी वासिलिसा वहां पहुंच जाती है। वो एनफिसा से कहती है कि इसे छोड़ दो, जिसके बदले में सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी और तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर दूंगी। फिर वो अपना जादुई स्कार्फ निकालकर एनफिसा को दे देती है और वह एमिलिया की सजा माफ कर देती है। लेकिन अब उसका घमंड पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है और पहला विश मांगकर सारी प्रजा को अपनी तरफ करके अपने पिता को कैद करवा देती है और खुद को वहां की नई रानी घोषित करती है। अब एनफिसा अपनी दूसरी विश मांगती है कि इंग्लैंड का राजकुमार उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए। वासिलिसा के जादू से देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक राजकुमार का रिश्ता लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर राजदूत कहता है कि तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी। तो एनफिसा कहती है कि इस गरीब को महल में ही काम पर लगा दो। अब मैं राजदूत से नहीं बल्कि राजकुमार से शादी करूंगी। वहीं एमिलिया घर लौटता है, वहाँ सीटसर और आफनासी भी मौजूद होते हैं, जो अब मेहनत से काम करके ठीक हो चुके थे। एमिलिया के पिताजी कहते हैं कि पिछली बार तुम यहाँ वासिलिसा के साथ आए थे, पर एमिलिया को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी एमिलिया की नजर सीटसर के हाथ में सुई और धागे पर पड़ती है और थोड़ी देर उसे गौर से देखने पर उसकी यादें लौट आती हैं। अब वे वासिलिसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें उसके पिता सीटसर और आफनासी भी उसकी मदद करने के लिए अपनी भट्टी को लेकर महल की ओर निकलते हैं और वहाँ पहुंचते ही महल का गेट तोड़ देते हैं। एमिलिया फौरन वासिलिसा के सामने पहुंचकर कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार समझने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी एनफिसा अपने सैनिकों के साथ आकर कहती है कि ये लड़की अब मेरी गुलाम है। एमिलिया कहता है, अगर इसे आजाद नहीं किया तो हम तुम्हारे सैनिकों को भड़काकर तुम्हारे ही खिलाफ कर देंगे। पर एनफिसा घमंड में हंसते हुए कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो वासिलिसा से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगती है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी जादूगरनी बना दो। वासिलिसा बिना देर किए जैसे ही उसकी विश पूरी करती है तो एनफिसा खुद एक मछली में बदलकर एक बाल्टी में गिर जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं कि राजकुमारी ने कैसी बेवकूफी कर दी और चिल्लाने लगती है कि मुझे जल्दी से इंसान बनाओ। वासिलिसा कहती है, जादुई मछली अपनी नहीं बल्कि दूसरों की विश पूरी करती है और तुमने जादुई विश के लालच में खुद को ही मछली बना लिया। तभी मछलियों का राजा वहाँ आता है और एनफिसा को वासिलिसा समझकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद महल में सब कुछ शांत और खुशहाल हो जाता है। राजा फिर से अपने लोगों के बीच लौट आते हैं और एमिलिया और वासिलिसा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सच्चे साथी की तलाश अब पूरी हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो।